तो उसके बाद हमारा छोटा सा जो इंसिडेंट है वो है हमारा उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी का। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हमारे पास स्टार्ट हुई 1867 के अंदर, जब आपके इंडियंस ने जो है, हिंदुओं ने बाकायदा तौर पर जो है वो लगाना शुरू कर दी कि हम अब हिंदी को जो है अपनी नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे और उर्दू को जो है या फ़ारसी को जो है हम अपनी नेशनल लैंग्वेज कंसीडर नहीं करते। तो इन्होंने फिर क्या किया, यहाँ पर अब हम थोड़ा सा उर्दू को पढ़ते हैं। उर्दू जो है एक लश्करी ज़ुबान जो है, इसको कहा जाता है लश्करी, क्योंकि हर आने वाले लश्कर के साथ कुछ अल्फाज इसके अंदर ऐड होते गए और मुग़ल एम्पायर के अंदर जो है इसको जो है प्रमोट किया गया। भाषा ज़ुबान हो गई, पर्शियन हो गई और अरबिक हो गई, ये 3 मेजर लैंग्वेजेस हैं जिससे मिलकर आपकी उर्दू लैंग्वेज बनती है। फ़रहंग असफ़िया जो है उर्दू की सबसे बड़ी डिक्शनरी का नाम है, जिसके अंदर 54,014 वर्ड्स जो है वो एनश्राइंड लिखे हुए हैं फ़ारसी उर्दू के। और हमारा जो कौमी तराना है उसके अंदर भी सिर्फ एक लफ्ज़ जो है वो उर्दू का है, बाकी हमारा पूरा कौमी तराना फ़ारसी ज़ुबान में है। ठीक है, और वो एक लफ्ज़ कौन सा है कि पर का। ठीक है, तो काफ अलिफ का है वो उर्दू का लफ्ज़ है, बाकी पूरा तराना हमारा 49 वर्ड्स ना फ़ारसी के अंदर है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके बाद जब इंडियन ने सारा मसला शुरू किया तो सर सैयद अहमद ख़ान भी इस वक्त जो है वो एक्टिव थे रिगार्डिंग द पॉलिटिक्स, और वो जो है उर्दू को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। और यहीं पे उर्दू ने उर्दू जो है एसोसिएशन भी बनाई। और उसके बाद जो है आपके सैयद जो है अमीर अली ने भी जो है आपकी उस एसोसिएशन का पार्ट बने। आपके मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, वकार उल मुल्क, नवाब उल मुल्क, ये वो मेजर पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका बहुत ही मेजर रोल है उर्दू को एज अ लैंग्वेज प्रोटेक्ट करने में। क्योंकि इन सब का कहना यह है कि लैंग्वेज जो है वो आपके कल्चर होती है, सकाफत होती है। अगर आप अपने लैंग्वेज को ही भूल जाओगे तो आप अपने कल्चर और सकाफत को ही भूल जाओगे। ठीक है, यहीं पे हमारे जो इंडियंस थे वो अपनी तरफ से मोनोपोली कर रहे थे। और आपका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूपी का जो गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंथनी मैकडोनल्ड, उसने जो है ये अनाउंस किया, इंट्रोड्यूस किया कि आज से 1898 के बाद उसने 1898 के अंदर उसने ये ऑर्डर दिया कि आज से यूपी के अंदर उर्दू जो है वो नहीं बोली जाएगी, बल्कि हिंदी की ज़ुबान की जो नागरी स्क्रिप्ट है उसको जो है यूज़ किया जाएगा एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। और जब आप ऑफिशियल लैंग्वेज चेंज करते हो तो ही आप हर चीज़ को चेंज करते हो। तो क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आवाम है उसका काम है गवर्नमेंट ऑफिस के साथ, कचहरी के साथ, आपके हॉस्पिटल के साथ। अब कचहरी में लोग आ रहे हैं, उन्होंने एप्लीकेशन लिखनी है, डाक सब कुछ करना, तो वो किस ज़ुबान में करेंगे? ज़ाहिर सी बात है, पहले उर्दू ज़ुबान में करते तो उर्दू उनको आती थी, अब हिंदी में आती तो हिंदी ऑटोमेटिकली प्रमोट होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर मुसलमानों ने एक बहुत ही फुल फ्लेज ओके जो है रिएक्शन दिया। 1898 के अंदर अब हम बात करें, जब पीक पे गई हुई थी ये तहरीक और सर सैयद अहमद ख़ान की डेथ हो गई थी, तो यहाँ पे नवाब मोहसिन उल मुल्क जो हैं उन्होंने आकर जो है इस चीज़ को इसको टेक केयर किया कि मैं अब उर्दू को जो है डिफेंड करूँगा। और यहीं पर उन्होंने उर्दू डिफेंस एसोसिएशन बनाई। मोहसिन उल मुल्क का असल नाम जो है मुनीर नवाज जंग है। ये 1837 के अंदर जो है वो पैदा हुए और 1907 में इनकी डेथ हुई। तो मोहसिन मुल्क ने जो है बड़ी फ्रंट फुट पर आकर जो है वो इस चीज़ को जो है टेक केयर किया कि मैं उर्दू को जो है करूँगा। और उर्दू डिफेंस एसोसिएशन के अंदर उन्होंने अल अबसार, बनारस गज़ट, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट, गज़ट इंस्टीट्यूट, इन सब सालों के से भी रिक्वेस्ट की कि आप भी अपने जो उर्दू के नावल्स हैं, उर्दू के जो आपके डायलॉग्स हैं, उर्दू की जो लोक कहानी है, उनको ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पब्लिश करना शुरू करें ताकि हम अपनी उर्दू लैंग्वेज को जो है वो प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कर सकें। तो उसके बाद अंजुमन तरक्की उर्दू भी बनाया गया 1903 के अंदर। और यहीं से हम बात करते हैं कि आपका जो आपके नवाब मोहसिन उल मुल्क हैं उनको ये ऑफ़र भी की कि या तो आप सेक्रेटरी ऑफ एमए कॉलेज रह लो, एमए कॉलेज के सेक्रेटरी भी थे, या फिर आप जो है उर्दू डिफेंस एसोसिएशन के सेक्रेटरी रह लो। तो उसने कहा मैं आई विल डिफेंड उर्दू, मैं उर्दू डिफेंस एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। और उन्होंने एमए कॉलेज को छोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम एक बहुत ही प्रोमिनेंट कॉलेज था। तो ये सारी बातें हैं हमारी उर्दू डिफेंस एसोसिएशन की। उसके बाद हम आगे चलें तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डिवीजन ऑफ बंगाल। डिवीजन ऑफ बंगाल कब हुई? 1906 में और 11वें वर्ष में 1905। 16 अक्टूबर 1905 के अंदर आपकी डिवीजन ऑफ बंगाल अनाउंस हुई, पार्टीशन अनाउंस हुई। 16 अक्टूबर 1905 को आपकी पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो अनाउंस हुई। लॉर्ड कर्जन जो है उनको वॉइस रॉयल्टी मिली इंडिया की 30 दिसंबर 1898। ये भी लिखो, ये पूछा कि लॉर्ड कर्जन जो है उनको वॉइस रॉय कब बने? 30 दिसंबर 1898 को लॉर्ड कर्जन जो है वो वॉइस रॉय बने। फर्स्ट यही थे? नहीं,
1858 से आपके वायसराय 1861 के बाद से वायसराय और गवर्नर जनरल आ रहे थे। वो अगर लिस्ट तैयार करनी मेरे को पड़ी है, बहुत लंबी लॉर्ड लिस्ट है। कैनिंग थे शायद। लॉर्ड कैनिंग भी नहीं थे, कोई और था। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे क्या थे, पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन आए। वो चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए इंडिया के अंदर, और सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो ज़रूरी थी वो बंगाल के लिए थी, क्योंकि बंगाल उस वक्त इंडियन ब्रिटिश एम्पायर से भी बड़ा जो है एक सूबा था, जिसके अंदर आबादी जो थी वो तकरीबन 7 करोड़ 8 लाख आबादी थी। कितनी थी? 7 करोड़ 8 लाख आबादी, 189,000 माइल्स रकबा था बंगाल का। 7,08,000। हाँ, 7,08,000, 7 करोड़ 8 लाख, 7 करोड़ 8 लाख जो है वो उसकी आबादी थी। और उस टाइम जो पूरे ब्रिटिश एम्पायर की आबादी थी, मतलब जो यूके थी, उसकी आबादी थी 3 करोड़ 25 लाख। ठीक है, तो इतने बड़े, बात ये की जाती है कि इतने बड़े एम्पायर, 3 करोड़ 25 लाख के एम्पायर के लिए आपके पास वजीर आजम भी है, पूरे लोअर हाउस अपर हाउस भी है, फिर आप मामला संभाल रहे हो, और यहाँ पे आपने 7 करोड़ 8 लाख की आबादी के सूबे को सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नर दिया हुआ है, और वो गवर्नर भी जो है 5 सालों में दौरा ही नहीं करता आपके बंगाल के ऐसे एरियाज का जहाँ पे उसको होना चाहिए। और माइल्स के अंदर मैंने आपको मुरब्बा कितना बताया, उसकी कितनी बताई आपकी, 189,000 माइल्स जो है उसका रकबा था, 189,000 माइल्स। इंतहाई अंडर डेवलप एरिया। गवर्नर जो है वो 5 सालों में कोई एक आधा विजिट करता था इस एरिया का। कोई रोड नहीं था, और पोस्ट ऑफिस नहीं थे प्रॉपर, कोई रेलवे लाइंस नहीं थी, कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई हॉस्पिटल नहीं थे, कोई टैक्सेशन का निज़ाम नहीं था। ये एरिया हाईली एग्रीकल्चरल था, और यहाँ पर फिडल्स जो थे, इंडस्ट्रीज जो थे, उनकी मोनोपोली चलती थी। बंगाल के अंदर वो सारे काम करते थे, अपना बिजनेस संभालते थे, बैठते थे कलकत्ता के अंदर, बिकॉज कलकत्ता वॉज द कैपिटल ऑफ बंगाल। और कहा यह जाता था कि कलकत्ता की जो पोर्ट थी, कलकत्ता पोर्ट, वो इतनी इंपॉर्टेंट पोर्ट थी उस वक्त की, जिस तरह कि आज हम बात करते हैं गवादर पोर्ट। और कलकत्ता भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, एंड इट वाज सपोज्ड टू कम टू द मुस्लिम्स। बंगाल के साथ कलकत्ता भी हमारे साथ आना था, बट एट द टाइम दो हमारे पास है नेहरू ने उनका, इफ द कलकत्ता इज गॉन इंडिया इज गॉन। ठीक है, तो ये भी हमारे साथ ज्यादा हुई थी कि कलकत्ता जो कि हमारे हिस्से में आना चाहिए था वो भी इंडिया को दे दिया गया था, जिसकी वजह से इंडियन इकॉनमी बहुत ही रैपिडली बूस्ट पर गई एज कम्पेयर टू पाकिस्तान की इकॉनमी। तो अब यहाँ पे पार्टीशन अनाउंस की, उन्होंने कहा कि हमें पर बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेज हैं, तो हम आप इनको डिवाइड कर रहे हैं। तो आपका वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल जो है वो उसके अंदर इसको डिवाइड कर दिया गया। अब मसला क्या हुआ कि यहाँ पर जो डिवीजन हुई, वहाँ पे जो वेस्ट बंगाल था, वहाँ पे आपके हिंदुओं की जो वो थी पॉपुलेशन, वो जो मेजॉरिटी में थी वो माइनॉरिटी में चली गई। और आपके ईस्ट बंगाल के अंदर तो थे ही ज़्यादा पहले आपके मुसलमान, तो वो वहाँ पे भी मेजॉरिटी के अंदर आ गए। तो मुसलमानों का जो एक मतलब कि अपर हैंड था वो दोबारा से रिवाइव हो गया आपके डिवीजन ऑफ बंगाल के बाद। उसके बाद जो यहाँ पे आपके गवर्नर लगाए गए, ही वॉज वेरी एंथुजियास्ट, और उनका वो काम करने का जो है बहुत शौक था। बैमफील्ड फुलर लिख लें, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल आफ्टर डिवीजन, बैमफील्ड, BAMPFYLDE, BAMPFYLDE, बैमफील्ड FULLER फुलर। और ईस्ट बंगाल के सर फेडरिक चार्म्स। ठीक है, ये रहे। तो अब यहाँ पर जो है आपका तरक्की होना शुरू हुई आपके बंगाल के डिवीजन के बाद। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आई, एजुकेशनल रिफॉर्म्स आई, रेलवे रिफॉर्म्स आई, कम्युनिकेशन लाइंस बेहतर हुई, हॉस्पिटल्स बने, अवेयरनेस आई लोगों को, एजुकेशन के अंदर लोगों के एनरोलमेंट इंक्रीज़ हुई। तो ये सारा जो 5-7 साल का जो सफ़र है आपके डिवीजन ऑफ बंगाल से लेकर एनरोलमेंट तक का, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन एंड में क्या होता है कि आपके जो हिंदूज़ हैं वो इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते। उन्होंने फिर जनाबे वाला आपके नॉन ओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की और डिमांड की कि हमें एनरोलमेंट चाहिए बंगाल की, जिसके ऊपर आपके जो किंग जॉर्ज 5 हैं 12 दिसंबर 1911 को तशरीफ़ लाते हैं, और उन्होंने जो है ये सेटलमेंट जो आपके डिवीजन ऑफ बंगाल की थी वो एनल करवा दी। किंग जॉर्ज 5 12 दिसंबर 1911 को आपके डिवीजन ऑफ बंगाल एनल कर दी गई। अब यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स हैं कि जनाबे वाला आपकी जो बंगाल था उसके अंदर 5 जो है वो
स्टेट्स थी जो आई थी मेजरली, उसके अंदर संभलपुर है, उड़ीसा है, और उसके बाद आपकी जो है इससे ये रिपीट कीजिएगा। संभलपुर, नहीं ये मतलब किस में आई थी, ईस्ट में? जहाँ जो ईस्ट बंगाल था, जो मुसलमानों वाला बंगाल था ज़्यादा, उसके अंदर 5 स्टेट्स जो है वो मेजॉरिटी आ गई थी, जिसकी वजह से इनकी जो है सेइंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। 1911 को अच्छा ये भी हुआ था कि जब आपकी एनलमेंट की गई डिवीजन ऑफ बंगाल, तो वहाँ पे ही आपका जो कैपिटल था वो चेंज कर दिया गया, और कलकत्ता से कैपिटल चेंज करके दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया था। ठीक है, 1911 में। 1911 के अंदर। और यहीं पे जो है हमारे पास एक और फैक्ट आता है जिसको हम कहते हैं कि अमर सोनर बंगला, मतलब जब डिवीजन ऑफ बंगाल हुई थी तब एक उनका एंथम लिखा गया था, अमर सोनर बंगला, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जो बाद में बांग्लादेश का कौमी तराना भी बना जाकर। अमर सोनर बंगला जो है किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्र, RABINDRANATH, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है ये लिखे था, नज़म लिखी थी, जो बाद में जाके आपके बांग्लादेश का जो वो है कौमी तराना बना। ठीक है, तो हमारी कब हो रही है डिवीजन ऑफ बंगाल? 1906। 16 अक्टूबर 1905। सर एक डेट ये भी तो है कि 19 जुलाई को भी 1905 के अनाउंसमेंट की गई थी। अनाउंस जो है वो किया गया था 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को। और एनएल कब हुई है? 12 दिसंबर 1911 को। ये छोटे छोटे हमारे फैक्ट्स थे। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, हमारे पास सिमला डेपुटेशन आता है।